मुमताज भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अच्छा ये कहा है कि इस्लामाबाद, लेकिन जनरल साहब, क्या आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात स्टैंड करेगा? उसकी कोई हैसियत किस तरह से देखते हैं? और फिर ये जो सीज फायर हुआ था, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे दुनिया पे? क्या असरात जो है होंगे? क्योंकि देखिए, ईरान तो अभी भी अपनी शर्तों पर ही कायम है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी कहा है कि सिर्फ 15 जहाज हम गुजरने देंगे, और वो भी हमारे जो अब हमने कवानीन बनाए उसके मुताबिक ही वो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो चले जाएंगे, नहीं, जब हम चाहेंगे तब जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें, और लेबनान पे जिस तरह से अटैक हुआ है उस पर साफ साफ कहा है कि फिर हम जो है हमले शुरू कर देंगे, और उसकी पूरी तैयारी ईरान ने कर ली है। लेकिन मैं चूंकि बहुत सारी बातें आ गई हैं, तो ये कि पाकिस्तान में जो गुफ्तगू, मुझे तो नहीं लग रहा है कि हो पाएगी, क्योंकि जेडी विंस वहां से आएंगे या क्या होगा, क्या उसका फॉर्मेट है, आमने सामने बैठेंगे या दो कमरे में बैठेंगे, क्या मतलब कुछ भी नहीं पता। हाँ? क्योंकि बहुत सारे खतरात है भाई। जाए वहां ईरान से लोग, पाकिस्तान का क्या है, वहां पे कौन अटैक कर दे, क्या कर दे वहां पे। हाँ, तो अब मुझे मुझे तो बहुत डाउट है। बाकी आप, जी जनरल साहब, आप अगर थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। देखिए, मैं अपने बात की शुरुआत जो ये आपकी पैनलिस्ट थी लड़की, उन्होंने जो ट्रम्प के ट्वीट पढ़ के सुनाए थे, मैं उसी से करता हूँ अपनी बातचीत की शुरुआत। देखिए, मैं जब ट्रम्प के ट्वीट्स को एनालाइज करता हूँ तो एक बात बड़ी साफ नजर आती है कि जंग का रुख किस तरफ चल रहा था। ये उनके ट्वीट से बड़ा साफ नजर आता है। दूसरे, उनके ट्वीट से अमेरिका के प्रेसिडेंट की और उनकी मिलिट्री फोर्सेस की बेबसी भी नजर आती। इसलिए बेबसी नजर आती है कि देखिए, आज अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान से खुलवाने की पोजीशन में नहीं। वो कभी यूरोपियन से मदद मांग रहा है, कभी किसी से मदद मांग रहा है, कभी कहता मैं खुद कर लूंगा। और 40 दिन की इस जंग के बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं करवा पाए। अच्छा, इस 40 दिन की जंग के बाद अब जो जंग आगे चलेगी, जो आपका सवाल है ना इस्लामाबाद में क्या होगा, उसका सबसे पहला ये है कि देखिए, जो इसमें लड़ने वाले दो मेन फरीक हैं, अमेरिका और ईरान, आज की तारीख में वो दोनों अभी सीज फायर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये सारे इंडिकेशंस इस तरफ इशारा कर रहे हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, उन्होंने अपनी जितनी कन्वेंशनल मिलिट्री ताकत थी वो सारी इस्तेमाल करके देख ली, और वो ईरान के ऊपर प्रिवेल नहीं कर पाए, और ना ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा पाए। अब ये बात है कि जैसे डिस्कशन चल रहा था कि वो जंग में गए क्यों। देखिए, उनके सामने जो सिनेरियो प्रेजेंट किया गया, खासतौर से इजरायली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मोसाद के चीफ की तरफ से, और जो उस वक्त ट्रंप के खास एडवाइजर थे, विटकॉफ और जेड कुशनर, वो एक ऐसी रोजी पिक्चर प्रेजेंट की गई कि देखिए, ईरान में जिस तरह का शदीद प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो रिजीम है ये कोलैप्स के कगार पे खड़ा हुआ है। बस आपके एक झटके की जरूरत है, और जो हमारे लोग वहां उनके बीच हैं वो हुकूमत पे कब्जा कर लेंगे। और ट्रम्प चूंकि वेनेजुएला में कुछ दिन पहले ही ये काम करके हटे थे, जहाँ के प्रेसिडेंट को लाके कैद करके उन पे मुकदमा चला रहे हैं, तो उन्हें लगा कि भाई एक तरफ तो वेनेजुएला का सारा तेल आ गया है, और अगर ईरान को भी एक झटका ऐसा दे के हम वहां का तेल भी कंट्रोल कर सके, तो ऐसी रोजी पिक्चर की गई थी उनके लिए प्रेसिडेंट, इसीलिए वो जंग में गए। लेकिन बड़ा मसला ये था कि जो वहां के क्रेडिबल थिंकर्स थे अमेरिका के, जो उनकी प्रोफेशनल मिलिट्री थी, उन्होंने इसके अगेंस्ट एडवाइस किया। जो वहां के कैरियर डिप्लोमेट्स भी थे, उनका तो इनपुट इसने लिया ही नहीं। और जैसे पीट हेगसेथ टाइप जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, जिन्हें जंग के बारे में कुछ नहीं पता है, और जब मिलिट्री उन्हें सही बात बताती है तो वो उनको सैक कर देते हैं। तो इनकी जो सारी वॉर की स्ट्रेटेजी थी वो ऐसी थी कि बहुत ही, अब मैं इसे कैसे बोलूं,
کہ احمقانہ اسٹریٹجی تھی کہ دیکھیے جب تک آپ اپنے دشمن کے بارے میں اس کی کیریکٹرسٹکس، اس کے ٹریٹ، اس کے جنگ لڑنے کا طریقہ، اس کی قوت اور اپنی طاقت، ان دونوں کو ٹھیک سے نہ اندازہ کر لیں تب تک کوئی جنگ میں نہیں جاتا. اور جب آپ جنگ میں جاتے ہیں آپ بہت سارے آپشنز لے کے جاتے ہیں، آلٹرنیٹیوز لے کے جاتے ہیں. سپوز میری یہ کامیاب نہیں ہوئی، سپوز یہ رجیم مضبوط ہوا، جنتا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تب میں کیا کروں گا؟ سپوز ایسا ہوا. تو یہ سارے آپشن جنگ سے پہلے ایکسرسائز کی جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ دیکھا گیا کہ جب ان کا جو یہ سوچ کے گئے تھے، پہلے 2-3 دن میں ہی انہیں لگا کہ وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو پلان نہیں تھا کہ آپ کیا کریں. تو انہوں نے جلدی جلدی میں 2-3 پلان جو تھے وہ اپنے بنائے. انہوں نے سوچا کہ ہم کردوں کو بھجوا دیں گے وہاں سے. اسے ترکی اور ایران نے مل کے جو کرد سیریا سے 400 کے قریب بھیجے گئے تھے انہیں نیوٹرلائز کر دیا. جو ایران کے اندر کردش فورسز تھی انہوں نے لڑنے سے منع کر دیا، انہوں نے سیریا سے بھیجے تھے. یہ ترکی کے بھی حق میں نہیں تھا، ان دونوں نے، ترکی اور ایران نے مل کے انہیں عراق کے ساتھ وہیں پہ نیوٹرلائز کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب ہم اپنی زمینی فوج ایران کے اندر بھیجیں گے. بولے ایران تو اتنا بڑا ملک ہے، وہاں کم سے کم 5 لاکھ فوج چاہیے، آج تو امریکہ کے پاس اتنی ہے نہیں. بولے اچھا کوئی بات نہیں، وہاں نہیں بھیجتے، ہم خرگ آئی لینڈ پہ بھیجیں گے. پھر کسی نے انہیں ایک وہ آئیڈیا دیا کہ جو ایران کا یورینیم ہے تم اپنی اسپیشل فورسز بھیج کے وہ نکلوا لو. تو یہ ساری جو تھے یہ ان کے ٹیمپریری یہ سولوشن، جب یہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو پائی تو اس طرح کے یہ اس پہ کام کرنے لگے. یہ سارے کام کر کے بھی دیکھ لیے یہ اس میں بھی ناکام رہے. تو جب یہ سارے آپشن کنونشنل ملٹری کے فیل ہو گئے تب یہ سیز فائر کی طرف گئے. اور ایران کے حق میں بھی سیز فائر ہے، کیونکہ اس سیز فائر کے بدلے میں دیکھیے ایک چیز ہوتی میسیجنگ کہ صاحب اس کا یہ بیان آ گیا، اس کا یہ بیان آ گیا. یہ جو بیان آتے ہیں جیسے ٹرمپ جو بیان دیتا ہے وہ ایک اس کی میسیجنگ ہے. وہ اپنے دیش کو میسج دے رہا ہے، وہ اپنی جنتا کو میسج دے رہا ہے. وہ ان کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنگ ہار گیا، اسے الیکشن میں جانا ہے. اس نے ہمیشہ یہی کہنا کہ میں جنگ جیت گیا، میں تو پہلے ہی جنگ جیت گیا تھا. اسی طرح سے جو ایران کے لوگ ہیں انہوں نے کی بھی ایک میسیجنگ ہے، ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے. لیکن جب وہ نیگوشیشن کے لیے بیٹھیں گے، آمنے سامنے بات چیت ہوگی. دیکھیے انہوں نے وٹ کاف سے اور جیرڈ کوشنر سے بات کرنے سے منع کر دیا، تو ٹرمپ اپنا وائس پریزیڈنٹ بھیج رہا بات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا وہ دونوں بیوقوف لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ہم جس سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. تو ان کی مجھے ایسا لگتا ہے بات چیت آگے بڑھے گی، ان میں بات چیت ہوگی، ان کی بات چیت آگے بڑھے گی اور ان کے اندر گیو اینڈ ٹیک بھی ہوگا. گیو اینڈ ٹیک کا مطلب ہے کہ دیکھیے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے گا. اور کیونکہ میں نے بولا تھا کہ اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو ڈکٹیٹ کر سکے. یاد رکھیے دیکھیے اس کی جو اسرائیل کی بیسیکلی 3 پلر آف اسٹرینتھ تھے. آپ وہ اس جنگ کے اندر ایکسپوز ہو گئے ہیں پچھلے 2.5 سال کی جنگ میں. ان کا سب سے بڑا پلر آف اسٹرینتھ تھا اسرائیل کی عوام، جسے اسرائیلی اسٹیٹ کے اوپر بھروسہ تھا. اور وہ سیٹلرز جو اسرائیل کی ملٹری اور اس کے ایکسپینشن کی بیس بنے ہوئے تھے. اس کی جو دوسری بڑی سب سے بڑی اس کی اسرائیل کے سسٹیننس کی تھی وہ ان کی ملٹری تھی. ان کی ملٹری اس ملک کے جتنے بھی ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ملٹری پاور کے اندر ان سے 2 قدم آگے تھی. اسی لیے وہ ایک ڈیٹرنس قائم کیے ہوئے تھے کہ اس خطے کا کوئی ملک یا ایک گروپ آف ملک اکٹھے ہو کے کبھی بھی اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کر سکے. جو ان کا تیسرا پلر آف اسٹرینتھ تھا وہ امریکن پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، فائنینشل سپورٹ جو اسرائیل کے ساتھ تھی. یہ اور اس کے علاوہ جو یوروپینز تھے، جرمن، فرانس، برٹن، اٹلی، ان سب کی سپورٹ تھی. یہ بیسیکلی اسٹرانگ پلس تھے جن کی وجہ سے اسرائیلی اسٹیٹ کھڑی ہوئی تھی، جن کی وجہ سے وہ اس خطے میں کچھ بھی کیسے بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے، کتنے ہی بچوں کو عورتوں کو مارتے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر پاتا تھا.
इन पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से। लेकिन पिछले इस 2.5 साल की जंग के अंदर इजराइल के जो ये पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे, ये बहुत हद तक कमजोर पड़ गए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज अमेरिका की अवाम या इजरायली लॉबी, आज वो इतनी ताकतवर अमेरिका के अंदर नहीं रही कि अमेरिका का कंप्लीट सपोर्ट वो इजराइल को दिलवा सके। और जोहरान ममदानी की जीत इसका सबसे बड़ा सबूत। दूसरी चीज, जो इजरायली पब्लिक थी, आज उसे अपनी मिलिट्री लीडरशिप पे और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पे ये भरोसा नहीं रहा कि ये उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए उनकी एक बहुत बड़ी तादाद आज इजराइल छोड़ के भागने के लिए तैयार। तीसरी, उनकी अपनी मिलिट्री, उनके जो मिलिट्री का उनका लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके चलते इजरायलियों को यकीन था कि कोई भी मिसाइल उनका नुकसान नहीं कर पाएगी। इस जंग ने उनके इस बिलीफ को तोड़ के रख दिया है। आज जो उनका एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड था, वो बहुत हद तक खत्म हो चुका है। ना उसके पास इंटरसेप्टर है और ना ही वो इस पोजीशन में है कि ईरान की तो छोड़िए कि हिजबुल्ला की भी मिसाइलों को रोक सके या ड्रोन्स को रोक सके। तीसरे, देखिए जो उनकी एयर फोर्स थी, इस जंग में ईरान ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। और निबातीन की एयर बेस के अंदर बहुत सारे क्रेडिबल रिपोर्टर्स ये बोलते हैं कि जो उनके अंडरग्राउंड बंकर्स में F-35 पार्क थे, उनमें से 40 को ईरानी मिसाइलों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसकी एयर फोर्स की पावर भी ईरान ने काफी कर्टेल कर दी है। तो जो बेसिक पिलर थे जिनके ऊपर स्टेट ऑफ इजराइल खड़ा हुआ था, उन सारे पिलर्स को बड़ा शदीद झटका पहुंचा है। और इस झटके के तहत आज इजरायली मिलिट्री इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी विल इम्पोज कर सके सिर्फ साउथ लबनान के ऊपर। उन्होंने ये कहा था कि हम लिटानी रिवर तक जाएंगे, वो हमारा नेचुरल बॉर्डर है। लिटानी रिवर की तो बात भूल जाइए, जो उनका बॉर्डर पड़ता है साउथ लबनान पे, वहां भी हिजबुल्ला उन्हें टिकने नहीं दे रहा है। तो इजरायली मिलिट्री की, इजरायली सोसाइटी की, और जो उसके दूसरे सपोर्ट बैकर्स थे अमेरिका और यूरोप, आज वहां उनकी पोजीशन ये नहीं रही कि इजराइल अपनी पॉलिसी डिक्टेट कर सके अमेरिका को या यूरोप को। इसीलिए मेरे असेसमेंट में इजराइल ये टेंट्रम्स तो क्रिएट करेगा, क्योंकि नेतन्याहू को भी इलेक्शन में जाना है। वो भी वहां अपनी जनता को ये बता रहा कि मैं जंग जीत गया हूं, मैंने हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया, हमास को तबाह कर दिया, ईरान में तबाही कर दी। नहीं, लेकिन उसकी जनता और उसकी सारे अपोजिशन लीडर उससे सवाल कर रहे हैं कि जो तुमने 4 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव रखे थे इस जंग के लिए, उसमें से चारों में तुम नाकाम हो गए हो पूरी तरह से। और आज तुमने स्टेट ऑफ इजराइल को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और इसके फ्यूचर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जितने भी उनके रेशनल थिंकर्स हैं इजराइल के अंदर, उन्हें इस बात का बड़ा एहसास है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में इन सारे फैक्टर्स की वजह से, देखिए जो इंसान मैसेजिंग देता उसके डीपर जाके देखिए, उसको जब उसकी मैसेज को एनालाइज करेंगे तब आपको उससे अंदाजा होता है कि ये मैसेजिंग क्यों कर रहा है और उसके पीछे दरअसल चल क्या रहा। तो इन सारे ओवरऑल सिचुएशन को जब मैं देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका सीज फायर चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन शर्तों के ऊपर सीज फायर हो रहा है, ईरान सीज फायर चाहता है, चीन और रूस सीज फायर चाहते हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान सीज फायर चाहते हैं। और ये जो इजराइल है, ट्रंप, ये नेतन्याहू, क्योंकि इसकी कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाया, ये सिर्फ छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन आज इजराइल या ट्रंप इस पोजीशन में नहीं है कि इस सीज फायर को सबोटाज कर पाए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में बातचीत आगे बढ़ेगी, ये बातचीत बैठ के करेंगे, गिव एंड टेक होगा, क्योंकि जितने भी फरीक हैं जो जंग कर सकते हैं, जो जंग को सपोर्ट कर सकते हैं, उन सब की अभी जंग लड़ने का कोई इरादा मुझे नजर नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 हफ्तों में मोस्ट लाइकली मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे
اور یہ کسی کمپریہنسو پیس کی طرف ہی آگے بڑھیں گے، میرا ایسا